नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको रहेंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को किया बरी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। निचली अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। शिकायत सुनकर चौंके नीतीश कुमार। सीएम ने विभाग को लगाया फोन, कहा यह क्या हो रहा है। पटना में बहन के सामने उसके प्रेमी को पीटा। अस्पताल में युवक की मौत। दोस्त ने फोन कर बुलाया था उसे। शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही मिली थी जमानत। दिल्ली में ट्रैक्टर की आवाज से बेदक गई भैंस तो चला दी गोली। बच्चे को लग गई गोली। बच्चे की हालत बताई जा रही मामले में गंभीर। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले 3 दोषियों को बरी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों के लिए किस तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में सोमवार को दोषियों को बरी कर दिया है। गुरुग्राम साइबर सिटी में काम करने वाली लड़की को 9 से 10 फरवरी 2012 की रात को दिल्ली के कुतुब मीनार में उसके घर के पास एक कार में तीनों ने अपहरण कर लिया था। उसका शत विशत शव 3 दिन बाद रेवाड़ी के गांव रौधई के एक खेत से मिला था। शरीर पर कई चोटें भी थी और उस पर कार के औजारों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक की वस्तुओं से हमला किया गया था। पुलिस ने बताया था कि रवि ने अपराध की साजिश रची है, क्योंकि महिला ने रिश्ते के लिए उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। लड़की के अपहरण के समय के चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका गाड़ी की तलाश की और कुछ दिन बाद उसी गाड़ी में घूमता राहुल पुलिस के हाथ लग गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपने दोनों साथियों रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी गई। तीनों की निशानदेही पर ही पीड़िता की जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को इस मामले में बरी कर दिया है। ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को इसमें पलटा गया है। सजा सुनाई गई थी मौत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार को फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान जमीन से संबंधित शिकायतें भी खूब दिखाई दी और बिहार के अररिया से जमीनी कब्जे की शिकायत पर नीतीश कुमार चौंक उठे। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से पूछा कि अररिया में ये क्या हो रहा है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव से फोन पर बात की, तुरंत प्रभाव से। इस दौरान आगे सीएम ने कहा कि अररिया से लगातार जमीन कब्जा करने की शिकायत आ रही है। सीएम ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसको तुरंत देखिए। वहां एक महिला ने कहा कि उसके पति ने 2 शादी कर ली है। शिकायत करने वाली महिला के 2 बच्चे हैं। अब दूसरी शादी के बाद उसका पति मारता पीटता है और इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत एसएसपी से बात की और मामले को देखने के लिए कहा गया। बता दें कि नालंदा से आए एक शख्स ने अपने पिता के अपहरण की बात कही। कहा कि 20 महीने पहले उसके पिता का अपहरण हुआ, लेकिन आज तक वो नहीं मिल पाए हैं। अपहरण के बाद मकान का रजिस्ट्री दूसरे लोगों ने करा लिया और उन लोगों को घर से भगा दिया गया। ये सुनकर नीतीश कुमार ने तुरंत संबंधित अधिकारी को बुलाकर पूरे मामले को बताया। कहा कि इसे देख लिया जाए और लोक शिकायत में इसका जो मामला है वो दर्ज कर लिया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार की तरह अलग अलग विभागों से जुड़े मामलों को सुन रहे हैं। महीने के पहले सोमवार को सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, कारा विभाग, मध्य निदेश विभाग, निगरानी विभाग, खान और भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुन रहे हैं लगातार। तो बता दें, ये जनता दरबार सीएम के द्वारा लगाया गया था
और बता दें जिसमें तमाम तरह की शिकायतें देखने को मिली। जमीन के कब्जे को लेकर ज्यादा इसमें शिकायतें देखने को मिली, जहां सीएम ने सख्त प्रभाव से एक्शन लिया। राजधानी पटना में प्रेम प्रसंग में एक लड़के की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई। घटना कक्कड़बाग थाना क्षेत्र के शालीमार मोड़ के पास की बताई जा रही है। युवक को उसकी प्रेमिका के भाई ने पीट दिया। और बता दें घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। रविवार की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो परिजन युवक को प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पूरा मामला पोस्टल पार्क के मुंशी भगत लेन का बताया जा रहा है। बता दें कि मृतक की पहचान छोटू कुमार के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने लड़की के भाई चंदन और उसके दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। पुलिस ने फोन करने वाले दोस्त विकास को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बता दें कि पुलिस ने प्रेमिका और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी प्रेमिका का भाई चंदन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान छोटू की मां ने बताया कि उनके बेटे को दोस्त विकास ने फोन कर बुलाया था, वहां पास में ही रहता है और उनका बेटा छोटू रात में घर आया तो वो खाना भी नहीं खाया। और बता दें छोटू की भाभी ने खाना खाने के लिए पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ इस तरह मारपीट की गई है। सुबह तक हालात बिगड़ने के लगे और इसके बाद वो लोग उसे निजी अस्पताल लेकर चले गए। डॉक्टर ने बताया कि छाती, पेट और सिर में चोट आई है। इलाज के दौरान कुछ ही घंटे में रविवार को छोटू की मौत हो गई। तो बता दें ये एक प्रेम प्रसंग के चलते मौत का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी की पिटाई कर दी गई और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और पटना में ये प्रेमी की जो पिटाई है वो हुई है, बहन के सामने ही उसके प्रेमी को पीट दिया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए थे। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि अंसार, जाकिर, अरबाज और जुनैल को जहांगीरपुरी इलाके में एहतियाती कार्रवाई के तहत शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि अंसार शेख मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इसमें, और जाकिर का नाम भी इस साल हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा की पुलिस जांच के दौरान सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में जमानत पर रिहा हुए अंसार ने जेल से बाहर आने के बाद जुलूस निकाला था और इसके अलावा उसने जाकिर और अन्य लोगों के साथ मिलकर रविवार को इलाके के लोगों को भड़काने की भी कोशिश की थी। बता दें कि 4 नवंबर को अंसार को जमानत दे दी गई है, क्योंकि अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। वो 17 अप्रैल से हिरासत में था। उसे 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे एक मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था और वो मुख्य आरोपियों में से एक था। बता दें कि अदालत ने कहा कि उसे जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा और उसे जमानत दे दी गई है। क्राइम ब्रांच ने अंसार समेत दंगा मामले में 37 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की है। एक अधिकारी ने कहा कि 37 में से अंसार, तरबेज और इशाफिल मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। बता दें इशाफिल मामले से फरार बताया जा रहा है फिलहाल के लिए, और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। शांति भंग करने की कोशिश इन्होंने की थी। 4 आरोपी इसमें से गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और पुलिस ने इसमें से 4 आरोपियों को हिरासत में भी डाल दिया है। महानगरों में छोटी मोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बता दें कई बार तो बहुत मामूली बात पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमदा हो जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये हैरान और चिंतित करने वाली बात तो ही है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां एक शख्स ने इतनी छोटी बात पर गोली चला दी, जिसे सुनकर आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा। इस गोली का शिकार बन गया एक बच्चा। घटना दिल्ली के
कांचावाला इलाके की बताई जा रही है। ये घटना मीर विहार इलाके में शनिवार को हुई। यहां एक शख्स ने ट्रैक्टर की आवाज से अपनी भैंस बिदकने की वजह से गोली चला दी। यह गोली 12 साल के एक बच्चे को लग गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और ट्रैक्टर की आवाज से भैंस बिदकने से वो इतना नाराज हो गया कि उसने आपा खो दिया और गुस्से में आकर फायर कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस केस दर्ज करके उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस उसकी तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। बता दें कि पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि बच्चा ठीक हो जाए तो उसका भी बयान लिया जाए। जैसे ही गोली चलने की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी जो है वो मौके से फरार हो चुका था। ट्रैक्टर के चालक ने पुलिस को बताया कि ट्रैक्टर की आवाज की वजह से भैंस बिदकने के बाद उन लोगों ने गाली गलौच और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने घर से रिवॉल्वर लाकर उस पर गोली चला दी, जहां वो मौजूदा बच्चे को लग गई। जी हां, आपको बता दें इसमें गोली चलाई गई है। ट्रैक्टर की आवाज से भैंस जो है वो बिदक गई थी, इसको लेकर गोली चला दी जो एक बच्चे को जा लगी और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है मामले में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड का भूमि पूजन जबलपुर में हुआ। 3500 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड जबलपुर में बनाई गई और बता दें ये जबलपुर में बनाई जा रही है। और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बता दें और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोमवार को जबलपुर और मंडला जिले में 5315 करोड़ रुपए की लागत से कुल 543 किलोमीटर लंबी टिहरा सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण तेजी से पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से भिन्न भिन्न योजनाओं में अनेक मार्ग स्वीकृत हुए हैं, अनेक पूर्ण हो चुके हैं। इससे प्रदेश का पर्यटन महत्व भी बढ़ रहा है। प्रदेश के अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित होने देश विदेश से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ये सड़क क्रांति मध्य प्रदेश के महत्व और गौरव को बढ़ाएगी। इस क्रम में आपको बता दें आज मंडला और जबलपुर जिले में 5315 करोड़ रुपए की लागत से कुल 543 किलोमीटर लंबे और 13 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसमें जबलपुर रिंग रोड के प्रथम चरण को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद थे। तो बता दें जिले में बनेगी देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड। इसका लोकार्पण किया गया है। परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है आज और 5315 करोड़ की यह परियोजना है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी खुद ही कट्टरपंथी बना हुआ था और उसने नफरत से प्रेरित होकर यह अपराध की वारदात को अंजाम दे दिया।
साथ ही पुलिस ने कहा कि मामले की तफ्तीश के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित किया गया है। एसआईटी की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.एन. ढोके जबकि नेतृत्व पुलिस उपायुक्त जगजीत वालिया करेंगे। बता दें कि पुलिस आयुक्त अरुणपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिटी 2 के और सिटी 3 के अतिरिक्त डीसीपी, गैंगस्टर रोधी कार्य बल के प्रभारी और अपराध जांच एजेंसी के प्रभारी एसआईटी सदस्य हैं। उन्होंने कहा अब तक की जांच के अनुसार आरोपी संदीप सिंह ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से खुद ही कट्टरपंथी बनकर नफरत से प्रेरित अपराध किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष नहीं है और इसकी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अलग अलग पहलुओं से जांच करेगी, तकनीकी और वित्तीय जांच भी कराई जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हत्या के मामले में अब तक केवल एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। उल्लेखनीय है कि सुधीर सूरी कथित तौर पर सड़क के किनारे हिंदू देवी देवताओं की कुछ टूटी हुई मूर्तियां पाए जाने के बाद शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर प्रबंधन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने 5 गोलियां मार दी गईं। रविवार को ये दुर्गनाथ शिवपुरी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पंजाब पुलिस ने बयान दिया है कट्टरपंथी आरोपी खुद ही बन गया। और बता दें आपको कि नफरत में यह हत्या की गई है। इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये पंजाब पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। बता दें कि बिहार के टॉप राज्य में आने वाली बात और विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बात पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लिया। इसके अलावा नीतीश कुमार के गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य के पैर छूने वाली बात पर निशाना साधा गया और कहा कि वो कब किसका गला पकड़ेंगे और पैर छुएंगे कुछ नहीं कह सकते। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे वो 5 साल तक रेल मंत्री थे। लालू इतने ताकतवर मंत्री थे कि आधी रात को उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार के राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। अगले 5 साल आरजेडी यूपीए सरकार की मदद कर रही थी और उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। और आपको बता दें उस दौरान भी तो उनकी ये बातें छेड़नी चाहिए थी और उन्होंने कहा कि वहीं घिसा पिटा रिकॉर्ड चला आ रहा है विशेष राज्य का दर्जा। मेरा सवाल है कि देश में बीते 12 से 13 साल में किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिला है क्या? मोदी सरकार ने जो 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है वो विशेष राज्य की तुलना से कई गुना ज्यादा है। जब बीजेपी बिहार सरकार से बाहर आती है तो नीतीश कुमार ऐसे ही विशेष राज्य का राग अलापने लगते हैं। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया? सीधे तौर पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी विशेष राज्य के पैकेज से ज्यादा राज्य को सुविधा और पैकेज दे रही है, आगे भी मदद कर रही है। तो सुशील कुमार मोदी का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें लालू यादव पर उन्होंने निशाना साधा है, कहा है कि लालू कार्यकाल में क्यों नहीं लिया गया यह दर्जा। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है सुशील कुमार मोदी ने। नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा उन्होंने अपने बयान के जरिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में गिरावट आई है, वहीं आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की बात कही थी। साथ ही आपको बता दें कोहरा छाने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया था। बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार की सुबह हवा की हालत थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। रविवार की सुबह दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में 239 दर्ज किया गया। वहीं सफर एजेंसी के अनुसार दिल्ली में PM10 और 274 और PM2.5 170 है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार की सुबह दिल्ली के आईटीयू में AQI बहुत खराब श्रेणी में 239 रिकॉर्ड हुआ। वहीं आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में 340 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नेहरू नगर में AQI 359, पटप्पड़गंज में AQI 368 रिकॉर्ड हुआ। अशोक विहार में AQI 365, सोनिया विहार में AQI 381, जहांगीरपुरी में AQI 376, विवेक विहार में AQI 365, नरेला में AQI 376, वजीरपुर में AQI 375, बवाना में भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। 383 वहां पर दर्ज किया गया AQI। तो बता दें, प्रदूषण का कहर अभी भी लगातार जारी है और जिससे लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बीते 2 दिनों से प्रदूषण से राहत मिल रही है और हल्की हल्की ठंड जो है वो अब छाने लगी है। नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को 50 दिन के बाद बाड़े में छोड़ा गया। टास्क फोर्स समिति के सदस्य ने शनिवार शाम को लंबे मंथन के बाद उन्हें रिलीज किया गया। बाकी 6 चीतों को आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को 8 में से 2 चीतों को क्वारंटीन के बाद बाड़े में छोड़ा गया, जहां हिरण, चीतल सहित अन्य जानवर भी मौजूद थे। नाम्बिया के 2 चीतों को बाड़े में छोड़े जाने की खबर पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बढ़िया खबर सामने आई है। मुझे बताया गया है कि अनिवार्य क्वारंटीन के बाद 2 चीतों को कानून से एक बाड़े में छोड़ दिया गया है और अन्य को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, अच्छी तरह से तालमेल भी बिठा रहे हैं। तो पीएम की तरफ से ट्वीट सामने आया। बता दें आपको, हालांकि इस बात पर भी वन मंत्री विजय शाह नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे जो तारीख तय की गई थी, अधिकारियों ने उससे पहले ही चीतों को अपने रिस्क पर छोड़ दिया। ऐसे में अगर कोई समस्या आती है तो जवाबदेही अधिकारी की होगी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के दीप उत्सव के बाद काशी विश्वनाथ के धाम वाराणसी में देर शाम को अनोखा नजारा देखने को मिला। वाराणसी में देवउत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के मौके पर गंडोली घाट को सजाया गया। यहाँ 5 लाख दिए जलाए गए। वाराणसी के घाट पर झिलमिलाते दीपों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां जुटे हुए थे। इस दौरान दियों की रोशनी से जगमग घाट पर पहुंचे लोगों ने जमकर सेल्फियां ली। जगमग दीपों से सजे घाटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जमकर। बता दें कि तुलसी विवाह के अवसर पर गंडोल घाट पर 5 लाख जो है दीपक वो जलाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के मौके पर ही ये दीप जलाए जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर के मंदिर में दीप जलाए जाते हैं। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराए जाने की विशेष परंपरा मानी जाती है। मान्यता है कि उस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ भक्त मां तुलसी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी स्तोत्र और तुलसी चालीसा का पाठ जरूर करते हैं। ऐसा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, आरोग्यता और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक आपको बता दें कि माता लक्ष्मी ने एक बार नारायण भगवान ने कहा था कि प्रभु आप दिन रात जागते हैं, जब आप सोते हैं तो करोड़ों वर्षों तक सोते रहते हैं, इसके कारण सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। माता लक्ष्मी ने नारायण भगवान को सुझाव देते हुए कहा कि आप हर साल केवल कुछ महीने ही आराम किया कीजिए। तो तब से ही ये परंपरा चली आ रही है दीप जलाने की, और गंडोली धाम में लोगों ने ये दीप जलाए हैं और घाट जो है वो जगमगा उठा है दीप से। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमराव में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि SRKR इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों ने एक हॉस्टल के कमरे के भीतर अंकित नाम के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पिटाई का यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लगातार वायरल भी हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कमरे में छात्रों को पीटते दिख रहे हैं, जबकि वो छोड़ देने की भीख मांग रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आपको बता दें कि घटना के एक वीडियो में पीड़ित से माफी मांगते हुए भी दिखा जा सकता है, जबकि हमलावर उसे लाठियों से मारते हुए दिख रहे हैं। उसकी शर्ट फटी हुई है और बता दें उसे उतारने के लिए लगातार कहा जा रहा है। पीड़िता और सभी आरोपी SRKR इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते दिख रहे हैं। यह घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य और मैनेजमेंट से पूछताछ की जा रही है फिलहाल। हालांकि लड़के एक प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं। वहीं इस घटना में पीड़ित छात्र अंकित के पूरे शरीर पर चोट लगने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सीने और हाथों पर भी चोट के निशान लगातार दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो 4 हमलावरों ने अंकित को गर्म लोहे से बक्से से भी पिटाई की। बता दें साथ ही उसे लाठी और PVC पाइप से भी पीटा गया। हालांकि आरोपी चारों छात्रों ने अंकित को क्यों पीटा, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निजी सचिव देवेंद्र शर्मा को पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया है उन्हें। देवेंद्र शर्मा के पिता बालकृष्ण शर्मा के अनुसार ईडी की टीम सुबह लगभग 10 बजे देवेंद्र को अपने साथ लेकर गई हुई थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी थी। सिसोदिया ने बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिसोदिया ने कहा कि झूठी FIR दर्ज करके उनके घर पर छापेमारी की गई है, बैंक लॉकर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन उनके खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला। और आज उनके पीए के घर पर ईडी की रेड करवाई और जबकि वहां भी कुछ नहीं मिला, तब उसको गिरफ्तार कर ले गए हैं। वो बताया जा रहा है कि ईडी ने सिसोदिया के पीए को लगातार गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली NCR में कम से कम 5 जगहों पर छापेमारी की और इसके बाद शाम से पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर उसे ले गए हैं। और वहीं बीजेपी ने सिसोदिया के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, अगर आप या आपके पीए निर्दोष हैं तो अदालत में जाइए और अपनी FIR रद्द कराइए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि हम सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, लेकिन इस पार्टी के पास पीड़ित कार्ड है सिर्फ। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में सुबह प्लास्टिक से जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों रुपए का माल जल गया और भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस फैक्ट्री में गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। समाचार एजेंसी के मुताबिक आपको बता दें, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद काफी देर तक फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर कूलिंग का काम किया। आग बुझाने के बाद फैक्ट्री से धुआं उठ रहा था। बताया जा रहा है कि आग लगने का इमारत जर्जर हो गई है और इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी थी उसके अंदर कोई लेबर या कर्मचारी मौजूद नहीं था। आग किस वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा है फिलहाल। और बता दें कि दमकल अधिकारियों ने बताया है कि 2 मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना सुबह 8:30 बजे मिली थी और इसके बाद तुरंत दमकल विभाग 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और उन्होंने बताया लगभग 8:45 बजे आग पर काबू पा लिया और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, इसकी कोई खबर नहीं मिल रही है।
मुंबई पुलिस ने मलाडपुर के डोरसी इलाके में एक फैशन डिजाइनर के अपहरण मामले में 4 गुजराती एक्टर्स को वापी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों एक्टर्स टीवी सीरियल में एक्टिंग और मॉडलिंग का काम करते हैं। चारों ने 8 लाख रुपए के लेन देन और 40 लाख रुपए के नुकसान को लेकर चल रहे विवाद के बाद फैशन डिजाइनर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे लेकर वापी की तरफ जा रहे थे। और बता दें कि चारों को कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिया है। क्राइम ब्रांच ने पीआई बालकृष्ण शिंदे ने बताया है कि मुंबई पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में कॉल आया था कि मुंबई से एक शख्स को 4 लोग किडनैप करके गुजरात लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद कंट्रोल रूम ने दिनेशी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जीवन खरात से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी गई। बता दें कि पुलिस ने कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक जांच शुरू की और सीसीटीवी से मिले फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पीछा किया गया। मुंबई पुलिस ने इसके बाद तुरंत गुजरात पुलिस को कॉल कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद चारों किडनैपर्स को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पीड़ित फैशन डिजाइनर को सुरक्षित मुंबई लाया गया। बता दें कि मुंबई की जांच में पता चला है कि फैशन डिजाइनर ने विज्ञापन के लिए एक्टर से 7 लाख रुपए लिए थे, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी पैसे नहीं लौटाने तो चारों एक्टर्स ने फैशन डिजाइनर को मुंबई से किडनैप कर गुजरात लाने और पैसे वसूलने की प्लानिंग बनाई थी। प्लानिंग के अनुसार गुरुवार की रात चारों एक्टर्स इको स्पोर्ट्स कार से पहले मुंबई के मलाड आए और फैशन डिजाइनर से मिलने को वहीं मिलने बुलाया गया और फिर उसे जबरन कार में बिठाकर वापी लेकर चले गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।